नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज डेट है 8 फरवरी 2025। सबसे जो पहला आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एक खुशखबरी भी है, क्योंकि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो क्या कर दिया है, 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। इसी को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो कितना लिखेंगे, 0.25%। और इसी को ही क्या बोला जाता है, 25 बेसिस पॉइंट बोला जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेडलाइन में ये कहा गया है कि फर्स्ट रेपो रेट कट सिंस मई 2020 में ट्रांसलेट इनटू चीपर होम एंड कार लोन, यानी कि अब होम लोन और कार लोन क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। आइए, अगर हम इस टॉपिक को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करें तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जीएस पेपर 1 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, रेपो रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन है, आरबीआई रोल, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट जो होता है रेपो रेट का, कट ऑन जीडीपी, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन पे होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको जीएस पेपर 3 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जीएस पेपर 2 में हमारे पास गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग आता है, ठीक है, और जीएस 3 में तो आपको पता है इंडियन इकोनॉमी रहता है। अब देखिए, अब हम आते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, 25 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25। ठीक है, ये कब किया है, 7 फरवरी 2025 को ये किया गया है। अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से ये जो फर्स्ट कट है ये हुआ है मई 2020 के बाद हुआ है, मतलब तो तकरीबन आप देखो ना, 2025 चल रहा है, अब फरवरी चल रहा है, तो मोटा मोटा मान के चलो कि 5 साल हो चुका है। अब आरबीआई, when the RBI reduced the repo rate to 4% to the counter economic impact of COVID-19, उस समय पे क्यों किया था, उस समय पे इसलिए किया था क्योंकि कोविड 19 का जो इम्पैक्ट था उसको क्या करना था, हमें मेंटेन करके रखना था। जो इम्पैक्ट था उसको हमें, कोविड 19 का जो इम्पैक्ट था उसको हमें कम करके रखना था, मतलब ठीक है। अब देखिए, अब ये जो डिसीजन है ये उस समय पे आया कि जब बजट प्रेजेंट किया गया, और आप सबको पता भी होगा कि 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम होती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। देखिए, रेपो रेट क्या होता है, जहां पे रेट आता है, यहाँ पे रेपो रेट क्या है कि इंटरेस्ट रेट है एट विच आरबीआई लैंड्स मनी। आरबीआई क्या करता है, मनी को लैंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा किया जाता है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हमने पढ़ा भी है ये, अगर आपने ध्यान दिया हो तो थ्योरीज में हमने पढ़ा भी है। एक हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक हमारे पास होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी में क्या होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं, उससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाती है। और अगर हम इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट को तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरह की हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे होती है। एक हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना हो और दूसरा हमें क्या करना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। या फिर अगर आप ये देखना चाहें कि 25% क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो इससे एडवांटेज क्या होगी, इससे एडवांटेज ये होगी कि होम लोन सस्ते हो जाएंगे, कार लोन क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मेंस के लिए। देखो, ऐसा देखा जा रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, स्लो डाउन है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी ऐसा किया गया है। और दूसरा अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू ईज टू 4.4% दिस क्वार्टर एंड 4.2% बाय 25-26। कहने का मतलब ये है कि अगले नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ऐसा माना जा रहा है कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो कितनी हो जाएगी, 4.2%। तो भाई इन्फ्लेशन कम तभी तो करोगे जब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करेंगे, सब लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है। अब इसके ग्लोबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, ट्रेड डिसरप्शन चल रहे हैं, जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, और वो बूस्ट तभी हो सकती है जब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास जो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी, और हाउस होल्ड की जो बोरोइंग होती है होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा भी देखा गया कि ये एम करता है टू इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी। तो ये तो मैंने आपको क्या बता दी, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया रीजन फॉर द रेपो रेट कट, इसके रीजन क्या है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, भाई ये एक एडवांटेज के फॉर्म में होगा या डिसएडवांटेज होगा, सीधी सी बात है भाई। अगर आप बोरोइंग कॉस्ट को कम कर दोगे फॉर बिजनेस और इंडिविजुअल तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर पे, तो रिड्यूस लैंडिंग रेट बाय बैंक्स मेकिंग क्रेडिट मोर असेसिबल। देखो यहाँ पे जो क्रेडिट है ना, इसका मतलब होता है लोन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। तो लोन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, असेसिबल हो जाएंगे। पॉसिबल रिडक्शन होगी किसमें, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। तो ये अफेक्टिव को क्या कर सकता है, सेविंग को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसा इम्प्लीकेशन ऑन इन्फ्लेशन, ऐसा हो सकता है वाइल डिमांड में इंक्रीज इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन आरबीआई टारगेट। तो आरबीआई का जो टारगेट है भाई, हम इन्फ्लेशन को क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेटली 4% उसको बना के रखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है वो कितनी रहे, 4% हमारे पास रहे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा भाई, सीधी सी बात है कि अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो भाई जो इक्विटीज हैं वो मोर अट्रैक्टिव होंगी, मतलब पोटेंशियल देखा जाएगा किसमें, स्टॉक मार्केट में। आप क्या करेंगे, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें करेंसी की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपका लोअर रेट कम है तो क्या होगा, आपका जो कैपिटल आउटफ्लो है वो बढ़ सकता है, ठीक है, एज फॉरेन इन्वेस्टर सीकिंग हायर रिटर्न्स, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इंडिया जो है हमेशा से ही क्या है, एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। तो अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन लिखना चाहें तो भाई एक ये गुड पॉइंट है, मतलब अगर ये गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि रेपो रेट को कम करना है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो डिसीजन है ना, ये कौन लेता है, ये लेता है एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कट द रेपो रेट बाय 0.25%। तो ये एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, किसकी है ये, आरबीआई की। उसने क्या किया है, इसको कम किया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला जो आर्टिकल है वो लिखा है शशि थरूर साहब ने। ये फोर्थ टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया वॉइस मस्ट रेजोनेट इन ग्लोबल एआई कन्वर्सेशंस। तो देखो आज को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो इंडिया को भी क्या करना है, इंडिया को भी रेजोनेट होना है, मतलब ग्लोबली क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरह से रिसर्च हो रही है। ऐसा ना हो कि इंडिया जो है बहुत पीछे रह जाए, ठीक है। तो वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, अगर वो चाइना, अपना आपने देखा होगा, चाइना ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है डीप सीक, ठीक है। और आप सबको पता है यूएसए ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है चैट जीपीटी। तो ये ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। तो शशि थरूर साहब का कहना ये है कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, अगर वो एआई में आगे बढ़ रही है तो इंडिया को भी आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया क्या रह जाए, पीछे रह जाए। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको जीएस पेपर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो बेसिक एआई के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या फिर इंडिया एआई ग्रोथ, या फिर अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें उस टॉपिक से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। या फिर जो की ग्लोबल एआई रेगुलेटरी बॉडी हैं उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ के देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंडिया रोल इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस, इंडिया का रोल बताइए। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, एआई एज ए टूल ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिक्स। आप इसको जीएस पेपर 3 के साथ भी ऐड करके देख सकते हैं, इकोनॉमी के साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इफेक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट पे, इनोवेशन पे। तो अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 3 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जीएस पेपर 2 के हिसाब से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं एआई के बारे में। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री, आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जियो को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड वाइडली। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूएसए में हो रहा है या चाइना में हो रहा है। चैट जीपीटी जब आया तो बहुत सारी कंट्री उसको क्या कर रही हैं, यूज कर रही हैं। अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया भी जो है एआई को अडोप्ट कर रहा है, लेकिन अब देखेंगे इंस्टीट्यूशनल जो प्रेजेंस है, मतलब अगर हम ग्लोबल लेवल पे एआई गवर्नेंस की बात करें तो वहां पे जो है इंडिया वो काफी पीछे है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। और जो चाइना ने भी जो लॉन्च किया है डीप सिक, उसके कंपैरिजन में क्या है, इंडिया काफी पीछे है। अब यहाँ पे बात आती है एआई गवर्नेंस के बारे में और रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है। ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड क्या प्रोस्पेक्टिव है और इंडिया का क्या है, क्या प्रोस्पेक्टिव है। तो देखो अब यूएसए में आपको पता है बहुत सारे एआई टूल है, जिसमें से चैट जीपीटी एक है। तो वहाँ पे तो भाई इंस्टीट्यूट है, जैसे इंटरनेशनल एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, सैन फ्रांसिस्को में है, यूएसए में है, जिसको इनोग्रेट किया गया था 2023 में। ये रेगुलेट करता है, इंश्योर करता है सेफ्टी और सेफ डेवलपमेंट ऑफ एआई, मतलब ऐसा ना हो कि उसका मिसयूज किया जाए। और यूएस और जो अलाइड नेशन है उन्होंने प्रपोज किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि
एआई के जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, स्पेशली चाइना को टारगेट किया गया। तो यूएसए में तो ये है, क्या इंडिया में ऐसा है? अब देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट है, सबको पता है। एआई जो अडॉप्शन रेट है अभी फिलहाल में कितना है, वो 30% है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट चैट जीपीटी यूजर बेस है। ठीक है, नियरली जो है 10%, ग्लोबल के जो 10% यूजर है वो इंडिया में है जो इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे यूएसए में अगर आप देखोगे ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पे एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है ये। तो इंडिया में तो ऐसा कोई है ही नहीं। अगर आप देखोगे इंडिया में तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो एआई की सेफ्टी के बारे में बात करें। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई बाहर कंट्री में क्या हो रहा है। अगर यूएसए ऐसा कर रहा है तो आपको भी ऐसा करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई शुड इंडिया एंगेज इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस, मतलब इंडिया को क्यों एंगेज होना चाहिए। अब देखो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। अब अगर एआई आएगा तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो रीशेप हो सकती है। हेल्थ केयर में बेनिफिट मिल सकता है, फाइनेंस में बेनिफिट मिल सकता है, एग्रीकल्चर में बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे जो आईटी सेक्टर्स हैं, जो स्किल्स वर्क पोजीशन है, उनमें क्या हो सकता है, एडवांटेज मिल सकती है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है एडवांटेज हो सकती है। डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी क्या मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कुछ पॉइंट है, इंडिया को क्या करना चाहिए, ग्लोबली जो है वो एंगेज होना चाहिए। ठीक है, अब चैलेंज कहाँ पे आ रहे हैं, चैलेंज ये आ रहे हैं कि भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में कोई एआई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं। अगर आप देखेंगे यूएसए में है, यूरोपियन यूनियन में है, चाइना में है, वहां पे एक डेडिकेटेड एआई सेफ्टी कमीशन होता है। अब इंडिया में थोड़ी ना है। तो ये क्या है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर आप मेंस में लिखेंगे तो मेंस में ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई इथिकली भी आप देखेंगे तो हमारी जो इंडिया की एआई पॉलिसीज हैं, दे आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट विदाउट ए सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क। कोई सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क है ही नहीं। यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे अगर आप देखोगे तो क्या है सिक्योरिटी, एआई एआई टूल, कोई भी एआई टूल किसी को किसी भी एआई टूल को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक इथिकल कंसर्न भी हो जाता है। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रेगुलेशंस को मेंटेन करना है। और हमें क्या करना है, हमें एआई जो स्टार्टअप है उनको क्या करना है, बूस्टअप भी हमें करना है। तो हमारे पास चैलेंजेस तो हैं, कोई हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, हमारे पास इथिकल कंसर्न नहीं है कि कहीं हम इसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें यहाँ पे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इंडिया स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करेगा एआई गवर्नेंस को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक नेशनल एआई सेफ्टी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, कमीशन बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बना सकते हैं, एआई इथिक्स, सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी को मॉनिटर कर सकते हैं। हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लोबल एआई रूल मेकिंग में कि भाई चलो आप हमारे साथ आओ। अब हम क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल फोरम बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे किसके बारे में बात होगी, एआई के बारे में बात होगी। तो इंडिया अगर देखोगे तो इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हैं, आधार है, यूपीआई है, कोविन है। तो आप देखेंगे तो लार्ज स्केल पे हम हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिजिटली एप्लीकेशंस हैं जो डिजिटल हमारे पास डाटा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन वही है कि इथिकल जो प्रॉब्लम आती है, इथिकली कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि गवर्नेंस इज नो लॉन्गर जस्ट ए टेक्नोलॉजिकल इशू बट ए जियो पोलिटिकल और इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है। और इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को जो है ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखेंगे बहुत सारे आईटी सेक्टर्स में भी क्या कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे एक मेरा फ्रेंड है वो इन्फोसिस में है। तो वो बहुत सारे कोड जो है वो चैट जीपीटी से कॉपी कर लेता है। अगर वो चाहे तो उसको जो प्रोजेक्ट मिलता है 6 महीने का, वो उसको विद इन 15 डेज खत्म कर सकता है, वो कर भी देता है। लेकिन उसका वो इथिकली मिस यूज कर रहा है। अगर वो अपनी ब्रेन यूज करेगा तो आ, हो सकता है वो कुछ चैट जीपीटी से कुछ नया बना पाए। तो इथिकली भी इसमें यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज ऑफ इक्विटेबल एजुकेशन के बारे में। तो ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक को अगर आप देखें, हमारी जो टेक्नोलॉजी है और जो चैलेंज है इक्विटेबल एजुकेशन इन इंडिया, इसको आप जीएस पेपर 1 के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप जोड़ सकते हैं जीएस पेपर 2 के साथ, इसको जोड़ सकते हैं गवर्नेंस में, सोशल जस्टिस में, एजुकेशन पॉलिसीज में। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जोड़ सकते हैं साइंस एंड टेक में। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि 1990 के दशक में और 2000 के शुरुआत में हमें एजुकेशन सेक्टर में मास स्केल एक्सपेंशन देखने को मिला। ठीक है, अब पहले क्या होता था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कि ये जो
एजुकेशन एक्टिविटीज़ थी ना ऑन ए मास स्केल, तो ये डाटा कहाँ से आता है? ये आता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, AESR, ये डाटा देता है। अब हुआ क्या कि जैसे ही कोविड-19 आया तो डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। मतलब अब जितने भी आप देखेंगे एजुकेशन के जो चैनल्स हैं वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। अब ये हुआ कैसे, मतलब जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, और अगर हम एजुकेशन बात करें, गांव में बात करें, रूरल इंडिया का मतलब होता है गांव में, तो डिजिटल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और जो एजुकेशन है हमारे पास रूरल इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक तो ग्रोथ हुई है स्मार्टफोन यूज़ करने की। अगर आप देखेंगे तो 2018 में अराउंड 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड उनके पास मोबाइल फ़ोन थे। ठीक है, 90 ऑफ हैड मोबाइल फ़ोन, 36 हैड स्मार्टफोन, जिसमें से 36 के पास स्मार्टफोन थे। लेकिन 2022 में क्या हुआ, जब कोविड के बाद स्मार्टफोन की जो ओनरशिप है वो कितनी होगी, 74% होगी। और 2024 का जो डाटा है उसमें 84% जो घर में रहने वाले हैं उनके पास क्या आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है। और स्मार्टफोन अब एक्सेस कर पा रहे हैं 14 से 16 ईयर के जो बच्चे हैं, वो अब उनका इंक्रीज हो गया है 19% से लेके 31% के बीच में। यानी कि बच्चे भी यूज़ कर पा रहे हैं, जो हाउस होल्ड है उनके पास भी क्या है, ये इंक्रीज हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि डिजिटल लर्निंग जो ट्रेंड चला है वो कब चला है? वो चला है हमारा कोविड के बाद। यानी कि अगर आप देखेंगे कोविड के बाद जो स्मार्टफोन है वो एक प्राइमरी मीडियम बन गया है। अगर आप देखेंगे टेक्स्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, वर्कशीट के लिए, वीडियोज़ के लिए, वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब आप देखेंगे तो हमारे पास जो एआई है, एआई जब से एजुकेशन में आया है तो इसने अटेंशन लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे जैसे पेंडेमिक गया है, एआई की हेल्प से भी हम काफ़ी कुछ एजुकेशन में अचीव कर पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं इक्विटेबल डिजिटल एजुकेशन में, जैसे डिजिटल डिवाइड है। अब ये बात तो साफ है कि भाई एक्सेस हो रहा है स्मार्टफोन का, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्पैरिटी भी तो है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पास जो मोबाइल फ़ोन है वो उनकी मदर के पास रहता है, उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो लिमिटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें, ये भी प्रॉब्लम है। तो रूरल एरिया में ये डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। अर्बन में तो आपको अच्छे कनेक्शन मिल जाएंगे, लेकिन रूरल एरिया में ये नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा किसकी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे काफ़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर अगर आप देखेंगे रूरल एरिया में लिमिटेड इंटीग्रेशन है एआई का और एडटेक का। देखो शहरों में तो ये है, शहरों में तो अगर आप देखोगे तो शहरों में तो ये मिल जाता है, लेकिन गांव में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा से कोई रोड मैप नहीं है। अगर आप देखोगे कि अगर एक रोड मैप होना चाहिए एजुकेशन में कि भाई हम इस तरह से एजुकेशन में इसको इस तरह से रिफॉर्म करेंगे, 2024 में एआई में ये चेंजेस होंगे, 25 में ये चेंजेस होंगे, 26 में ये चेंजेस होंगे, तो इसके बारे में कोई सही पॉइंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक बात साफ है यहाँ पे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं फॉर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास एआई ड्राइवन टूल्स आ चुके हैं, यानी कि लोकल लैंग्वेज में भी आप पढ़ा सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होगी। जैसे महाराष्ट्र का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे गाँव में कॉमन एक गाँव में एक लर्निंग स्कूल खोल दिया जाता है ऑनलाइन, तो गांव के बच्चे वहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी अब जो है एडटेक में आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इससे काफ़ी एडवांटेज मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्लोबली, अगर आप देखेंगे तो सिविलाइजेशन जो है वो हमेशा अपने स्कूलिंग सिस्टम को क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, अगर आप पिछले 5,000 सालों में देखोगे हमेशा ऐसा रहा है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या हैं, अगर आप देखें इंडिया को और कैसे बेहतर बना, जब तक भाई आप पॉलिसी नहीं बनाओगे तो आप कैसे इंडिया को बेहतर बनाओगे। देखो, आपको वर्चुअल स्कूल खोलने पड़ेंगे एआई वाले, आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव एडटेक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें एआई और डिजिटल टूल का इस्तेमाल हो। स्ट्रेंथन करना पड़ेगा आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, एआई बेस्ड पर्सनल लर्निंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि सभी मतलब ई रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, मतलब सब बच्चे आके एक साथ क्या करें, पढ़ें। तो यही है कि जो टेक्नोलॉजी के पास हमेशा क्या रहता है, पोटेंशियल रहता है रेवोल्यूशन लाने का। और रेवोल्यूशन दोस्तों आएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम एआई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिटी बेस्ड ड्राइविंग मॉडल में। तो हमारा जो डिजिटल डिवाइड का जो गैप है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब खैर।